हेलो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। सभी पापा की परियों और माता के मगरमच्छों को हैप्पी गुड मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपन चलते हैं अपने रोज की तरह करंट अफेयर्स की ओर। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर्स की दुनिया में आप 3 अगस्त की करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी कौन है बने हैं? शशि प्रकाश गोयल जी। शशि प्रकाश गोयल जी है जो क्या बने हैं? यूपी पर सचिव, मुख्य सचिव बने हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस कब मनाती है? वर्ल्ड का क्लोव सिंड्रोम 3 अगस्त को मनाया जाता है। क्लोव सिंड्रोम कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है। और क्लोव सिंड्रोम क्या चीज होती है? क्लोव सिंड्रोम एक जन्मजात विकार होता है जो जन्म से ही मौजूद होता है। इसका नाम क्लोव्स एक एक्रोनॉमी है जो इस स्थिति की मुख्य विशेषताओं को दर्शाता है। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है देखिए। क्लोव सिंड्रोम, जन्मजात वसायुक्त ऊतकों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, रक्त वाहिकाओं में विकृति आ जाती है, ऊतकों की अत्यधिक वृद्धि सी में शामिल हो जाती है, त्वचा पर असामान्य चकत्ते होते हैं और हड्डियों या रीढ़ की हड्डी में भी विकृति आ जाती है। ऐसी बीमारियां क्या होती है? क्लोव सिंड्रोम होती है, जो पूरी दुनिया के अंदर होती है। और ये कब मनाई जाती है? 3 अगस्त को मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 जुलाई 2025 को भारत का जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो साल दर साल कितने % की वृद्धि को दर्शाता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था विजय केलकर समिति द्वारा। ठीक है, सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। सबसे पहले फ्रांस की है। भारत में कनाडा मॉडल पर आधारित है और ये कितने % की वृद्धि को दर्शाता है? साल दर साल 7.5% की वृद्धि को दर्शाता है। जुलाई 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो साल दर साल 7.5% की वृद्धि दर को दर्शाता है। आगे चलते हैं। जीएसटी की बात आ ही गई, तो जीएसटी के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के टैक्स कलेक्शन है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28% का। ठीक है ना। टैक्स 1 जुलाई 2017 से क्या किया गया था? इसको लागू किया गया था। और 101वां संविधान संशोधन के तहत 101वां संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया था। आगे चलते हैं। जब ये लागू किया गया था तो इसकी स्कीम का इनिशिएटिव क्या था? मोटो क्या था? कि मेरा बिल मेरा अधिकार, मेरा बिल मेरा अधिकार। ठीक है ना। जीएसटी का नारा क्या है? मेरा बिल मेरा अधिकार। जीएसटी काउंसलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री करता है, जो कौन है प्रेजेंट में? अपनी निर्मला सीतारमन जी है। ठीक है। जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य है? 33 मेंबर है। जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर है? 33 मेंबर है। 33 में से 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के और 31 स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव स्टेट के। असम भारत का पहला राज्य जिसने विधानसभा में जीएसटी का कानून पास किया था। जीएसटी का कानून पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? असम है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है फ्रांस, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है विश्व का। भारत में जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में विजय केलकर समिति की सिफारिश में जीएसटी लागू की थी। किस समिति? विजय केलकर समिति। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी भारत में। ठीक है। असम जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था। जीएसटी ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है। जीएसटी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ बच्चन जी को किया गया है। आगे चलते हैं। जीएसटी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद 279 ए के तहत अधिनियमित की गई है? 279 ए के तहत क्या है ये? जीएसटी है। सितंबर 2016 में भारत के राष्ट्रपति ने जीएसटी परिषद की स्थापना की थी। जीएसटी परिषद की स्थापना सितंबर 2016 में की गई थी। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करती है, जो निर्मला सीतारमन जी है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय रेलवे ने उच्च घनत्व वाले दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के मथुरा कोटा खंड पर उन्नत एक स्वदेशी रेलवे सुरक्षा प्रणाली को चालू किया गया है। रेलवे सुरक्षा प्रणाली एक गंभीर और महत्वपूर्ण, देश के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, क्योंकि ट्रेनें जो एक्सीडेंट वगैरह होती है उनसे कैसे
निपटा जाए, कैसे उससे सुरक्षित की जाए, यात्रियों को अपने गंतव्य तक कैसे सुरक्षित पहुंचाया जाए, तो उसके लिए भारतीय रेलवे ने कवच 4.0 कौन सा लॉन्च किया है, कवच 4.0 रक्षा प्रणाली, मतलब इसका सिस्टम प्रणाली इसको लागू किया गया और इसको कहाँ पे, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के मथुरा कोटा खंड पर इसको लागू किया गया है, ठीक है ना। कवच 4.0 सुरक्षा की सर्वोच्चम श्रेणी सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 SIL 4 पर डिजाइन किया गया है। किस पर किया गया है, SIL 4 पर डिजाइन किया गया है कवच 4 को, ठीक है ना, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 पर। यह भारत की अत्याधुनिक प्रणाली है जो रेल हादसों को रोकने के लिए तैयार की गई है। IRISCT यानी कि इंडियन रेलवे सिग्नल एंड इंजीनियरिंग टेलीकॉम इंस्टीट्यूट ने, भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान ने AICTE से मान्यता प्राप्त 17 इंजीनियरिंग कॉलेज और वर्ल्ड यूनिवर्सिटियों के साथ AMU साइन किए गए हैं, AMU साइन किए हैं, MOU साइन किया गया है, ठीक है ना, 17 यूनिवर्सिटी के साथ में कवच 4.0 को लेकर, बनाने को लेकर, इसमें तरह तरह की बदलाव को लेकर, ठीक है। तो कवच प्रणाली का 3 वर्षों तक दक्षिण मध्य रेलवे में कठोर परीक्षण किया है। कहाँ किया है, साउथ सेंट्रल रेलवे में। अनुभवों के आधार पर मई 2025 में कवच 4.0 को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक संचालन की अनुमति मिली है। कितने किलोमीटर तक, 160 किलोमीटर तक। कवच 4.0 को कितने किलोमीटर तक संचालन की मिली है, 160 किलोमीटर की स्पीड तक की इसको क्या मिली है, मान्यता मिली है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के क्रू 11 मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है, लॉन्च किया है। नासा का है, क्रू 11 मिशन है, और किसने किया है, स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है। स्पेसएक्स किसकी है, एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है। फाल्कन 9 इसके रॉकेट का नाम है, फाल्कन 9 इसके रॉकेट का नाम है, ठीक है दोस्तों। नासा अमेरिका की है, स्पेसएक्स अमेरिका की, एलन मस्क की है, इसरो अपने इंडिया की है, और जाक्सा जापान की है। इसके अंदर 4 जो मेंबर गए हैं, जेना कार्डमन नासा के अंतरिक्ष है, माइकल फिके नासा के अंतरिक्ष यात्री है, ओलेगा फ्लेटोव रूसी की रोसकोस्मोस रूसी कॉस्मोनॉट है, जो रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसको क्या कहा जाता है, रोसकोस्मोस। कीमिया यूई जापान की अंतरिक्ष यात्रा, जापान की को क्या कहा जाता है, जाक्सा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया है। कौन सा, ज्ञान भारतम मिशन, भारतम मिशन। ये किसने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और मन की बात की है उसमें किया गया है। मन की बात में ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया। और ये क्या है, ये एक देश के विभिन्न पुरानी जितनी भी आध्यात्मिक चीजें हैं, अध्ययन करने वाली चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, उनको एक डिजिटल बनाने के लिए, पांडुलिपियों को, उनको क्या पांडुलिपि बोला गया, और उनको एक डिजिटल बनाने के लिए लगभग 1 करोड़ ऐसी चीजों को डिजिटल बनाने के लिए एक मिशन की लॉन्च हुई है, जो क्या है, ज्ञान भारतम मिशन, भारत को ज्ञान मिलने का मिशन, ठीक है दोस्तों। ये किसने किया है लॉन्च, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अब इसके बारे में समझते हैं विस्तार से। इसके तहत एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार, नेशनल डिजिटल रेस्पोजिटरी तैयार किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन के तहत में एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार तैयार किया जाएगा, जिसमें हजारों वर्ष पुराने ज्ञान, दर्शन, विज्ञान, आयुर्वेद, गणित और अन्य विषयों से संबंधित ग्रंथों को डिजिटल रूप से संग्रहित और साझा किया जाएगा, ठीक है। ज्ञान भारतम मिशन जो क्या है, ज्ञान भारतम जो मिशन है, क्या है, ज्ञान भारतम मिशन है, ज्ञान भारतम मिशन है भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने और उन्हें डिजिटाइजेशन करने की एक राष्ट्रव्यापी परियोजना है, ठीक है। इसका उद्देश्य देश भर में बिखरी हुई 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के काम में ली जाएगी, डिजिटल रूप से संरक्षित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें भारत की आत्मा के अध्याय बताया है। इन्हें क्या बताया है, भारत की आत्मा के अध्याय बताया है। मोदी जी ने क्या बताया है, भारत की आत्मा के अध्याय बताया है। किसको, ज्ञान भारत मिशन, ज्ञान भारतम मिशन को मोदी जी ने भारत की आत्मा का अध्याय बताया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे है, ये ग्रंथ हमारे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक धरोहर को
अनमोल क्या है, स्रोत है। इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई थी। ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा 2025 के बजट में की गई थी और उस बजट में इसके लिए 3.5 करोड़ रुपए आवंटन किए गए थे। ज्ञान भारतम मिशन योजना के लिए 3.5 करोड़ आवंटन किए गए थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितने कर दिए, 60 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। जिसे बढ़ाकर कितने कर दिए दोस्तों, 60 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान रखने ना, क्या पूछा जाएगा, इसका बजट ज्ञान भारतम मिशन का जो बजट है वो 3.5 करोड़ से बढ़ाकर 3.5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 60 करोड़ का इसका क्या कर दिया, बजट कर दिया। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। दिल्ली पुलिस का मुख्य पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, भूषण कुमार सिंह। भूषण कुमार सिंह को दिल्ली पुलिस का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसने भारतीय नौसेना अकादमी की कमान संभाली है। वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा जी ने भारतीय नौसेना अकादमी की क्या संभाली है, कमान संभाली है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 1 अगस्त 2025 को किसे सीनियर फुटबॉल भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है जिसने 1 अगस्त 2025 को सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, खालिद जामिल को। किसे नियुक्त किया गया है, खालिद जामिल को नियुक्त किया गया है। खालिद जमील को भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारत की सीनियर पुरुष भारतीय फुटबॉल टीम का राष्ट्रीय टीम का कोच बनाया गया है, खालिद जमील को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 47वें उप नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल संजय वात्सवन। वाइस एडमिरल संजय वात्सवन को क्या बनाया गया है, 47वें उप नौसेना प्रमुख 47वें नंबर के वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत सरकार ने 1 अगस्त 2025 को देश भर में कितने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्रा कितने पीएम मित्रा पार्कों को अंतिम रूप देने की घोषणा की है। 7 पीएम मित्रा पार्क है, उनको अंतिम रूप देने की घोषणा की गई है। क्या, पीएम मित्रा, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो 7 मेगा पार्क बनाए जाएंगे पीएम मित्रा योजना के तहत में। फाइबर से फैब्रिक और फैशन तक भारत की कपड़ा मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। इसकी शुरुआत किससे, भारत की कपड़ा मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है। और पीएम मित्रा योजना जो योजना के तहत निम्नलिखित राज्यों में से टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। कहाँ का, 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तमिलनाडु के विरुधुनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटक के कुलबुर्गी में, मध्य प्रदेश के धार में और यूपी के लखनऊ में, महाराष्ट्र के अमरावती में। ठीक है दोस्तों, इन 7 जगह पर पीएम मित्रा पार्क बनाए जाएंगे। 7 जगह पर पीएम मित्रा पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है ना, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अवे पार्क्स बनाए जाएंगे। आगे कह रहा है कि इस योजना के लिए में 4445 करोड़ की 7 वर्षों 2027 या 2028 तक इसको कंप्लीट करने के लिए निवेश योजना बनाई गई है और इसको महत्वाकांक्षी बनाई गई है। इससे 17,000 करोड़ रुपए कमाने के लाभ उद्देश्य से बनाई गई है और 20 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने के लिए बनाई गई है। और ये कदम भारत को वैश्विक कपड़ा उद्योग में अग्रणी बनाने के लिए मिशन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। आगे है कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन NTTM, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या चीज है। तो पीएम मित्रा और समर्थ योजना के अतिरिक्त, पीएम मित्रा और समर्थ योजना के अतिरिक्त सरकार नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी चला रही है, जिसकी कुल लागत कितनी है, 1480 करोड़ रुपए है। ये 1480 करोड़ किसकी है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की लागत है 2020-21 से 25-26 तक। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य तकनीकी वस्त्रों
टेक्निकल टेक्सटाइल यानी कि तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देना, यानी वे उच्च प्रदर्शन वाले कपड़े जो रक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और कृषि जैसे क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। डॉक्टरों के लिए, सेना के लिए वर्दी बनाना, टेक्निकल, ठीक है ना, उनके लिए 1480 करोड़ रुपए का ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, भारत में तकनीकी वस्त्रों को नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया, जो देश में तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र बनाता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 71वें नेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है। 71वें फिल्म नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, दिल्ली में इसकी घोषणा हो चुकी है। ठीक है ना, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को मिला है। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। शाहरुख खान को पहली बार, विक्रांत मैसी को पहली बार, और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार भी पहली बार। शाहरुख खान को कौन सी फिल्म के लिए दिया गया है? जवान फिल्म के लिए। जवान फिल्म के लिए तो शाहरुख खान को दिया गया है, और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए दिया गया है। 12th फेल, ये एक रियल स्टोरी थी। 12th फेल किसको दिया गया है? विक्रांत मैसी को, विक्रांत मैसी को। ठीक है ना, विक्रांत मैसी और शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। आगे चलते हैं। फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर्स कौन है? बेस्ट एक्टर तो हो गए शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? रानी मुखर्जी। किसके लिए मिला है? मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, रानी मुखर्जी, तीनों को ही पहली बार अवार्ड मिला है। हिंदी फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है, सिर्फ एक बंदा काफी है को बेस्ट डायलॉग के लिए पुरस्कार मिला है। और फिल्म के डायलॉग कौन बनाते थे? दीपक किगरानी ने लिखे हैं। एक बंदा ही काफी है, सिर्फ एक बंदा काफी है, सिर्फ कहते हैं ना, बोलते हैं ना, जोश जोश में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं ना, तेरे लिए तो मैं सिर्फ अकेला ही काफी हूँ। तो सिर्फ एक बंदा ही काफी है, दीपक किगरानी की जो मतलब डायलॉग लिखे गए हैं इसमें। ठीक है ना, इसको बेस्ट डायलॉग फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायलॉग फिल्म का अवार्ड सिर्फ एक बंदा काफी है को दिया गया है। कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री, कटहल फिल्म को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। कटहल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, कटहल ये जैकफ्रूट मिस्ट्री को। ठीक है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। द केरल स्टोरी को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है। द केरल स्टोरी को क्या? बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है। बेस्ट तेलुगु फिल्म है भगवंत केसरी। बेस्ट तमिल फीचर फिल्म है पार्किंग। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है किसको? गॉड वल्चर एंड ह्यूमन को, गोल्ड वल्चर एंड ह्यूमन को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट आर्ट्स कल्चर नॉन फीचर का अवार्ड टाइमलेस तमिलनाडु को। बेस्ट आर्ट्स कल्चर नॉन फीचर फिल्म अवार्ड किसको? टाइमलेस तमिलनाडु को। और नॉन फीचर ही फिल्म में पीयूष ठाकुर की फिल्म द बेस्ट फिल्म को बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड किसे दिया गया है? फर्स्ट फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। और किसकी है ये फीचर फिल्म? है पीयूष ठाकुर की। पीयूष ठाकुर की द फर्स्ट फिल्म को बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे है कि नेशनल अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। 10 अक्टूबर 1954 में पहली बार नेशनल अवार्ड दिया गया था, पहली सेरेमनी रखी थी, और जिसमें मराठी फिल्म श्यामची आई को बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। किसको? श्यामची आई को। किसको दिया गया था? श्यामची आई को बेस्ट फीचर फिल्म का कैटेगरी अवार्ड दिया गया था। ठीक है ना, भारत में इसको नींव क्यों रखी थी? कल्चर और आर्ट को बढ़ावा देने के लिए रखी गई थी। 1954 से बेस्ट फिल्म के अवार्ड दिए जा रहे हैं, नेशनल अवार्ड दिए जा रहे हैं। अब तक सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड हासिल करने का रिकॉर्ड एक्ट्रेस शबाना आजमी के पास है। 5 बार फिल्म अंकुर के लिए, फिल्म अर्थ के लिए, कांदार पार और गॉड मदर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीता है। बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड सबसे ज्यादा बार किसके पास है? शबाना आजमी के पास है। किसके पास है? शबाना आजमी के पास कितने बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड है? 5 बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड है शबाना आजमी के पास। ठीक है दोस्तों, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। साल 1969 में नेशनल अवार्डों में हिंदी सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के के सम्मान में नई कैटेगरी दादा साहेब फाल्के अवार्ड की स्थापना की गई थी। 1954 में तो किया गया था। कौन से 1954 में तो नेशनल अवार्ड किए गए थे। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब किए गए थे? स्टार्ट 1969 में।
देविका रानी, साल 1969 में देविका रानी दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाली पहली फिल्म हस्ती रही थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म हस्ती कौन थी? देविका रानी जी थी। ठीक है ना। तब से लेकर आज तक 54 लोगों को मिल गया, और 2024 के लिए किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। 1954 में नेशनल अवार्ड की स्थापना होती है। 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना होती है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? देविका रानी जी थी। और 2024 में किसे दिया गया था यह पुरस्कार? मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया था। और इसका केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय यह समारोह आयोजित करता है। फिल्म फेस्टिवल का जो समारोह है ये दिल्ली में हुआ है, और इसको कौन करता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री। ठीक है दोस्तों, जिसका पूरा काम डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल की देखरेख में होता है, जिसके बाद राष्ट्रपति इन पुरस्कारों का वितरण करता है। फिल्म फेस्टिवल जो अवार्ड होते हैं इनका वितरण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। DFF डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल की देखरेख में काम पूरा होता है, और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैंने बखूबी से इसको बताया है। सभी को धन्यवाद। राम राम। थैंक यू। सभी को थैंक यू। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही करंट अफेयर्स, मैथ या आदि चीज़ें पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। आपको धीरे धीरे अच्छे प्रोसेस मिलेंगे, और मतलब सभी साइंस भी मिलेगी, इस पर मैथ भी मिलेगी, रीजनिंग मैथ मिल रही है, रीजनिंग भी देने की कोशिश करेंगे हम, और करंट मिल ही रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। उठ जाइए और सभी क्लास मस्त रहिए और पढ़िए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।